नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए एक विधेयक लोकसभा सदस्यों के बीच बांटा है। इस नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 होगा। विधेयक का मकसद एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय नजरिए के मुताबिक हो। विधेयक हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। ये गारंटी उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगी जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं। मौजूदा वक्त में मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। विधेयक का मकसद एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ाना और ये नया कानून ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाले बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारे पर संसद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिफर पड़े। जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत ही दुख के साथ एक घटना प्रकाश में लाना चाहता हूं कि कल कांग्रेस की रैली में वहां पर नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज तो नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो राज्यसभा में कांग्रेस को घेरते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की बातें करना और मृत्यु की कामना करना ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झुंझलाहट है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, आपको बता दें कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है कि जो कल्पना के बाहर है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पीएम मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी की रैली में पीएम मोदी के कथित अपमान का जिक्र करते हुए कहा कि कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कब्र खोदे जाने की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है। पार्टी नेतृत्व को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, मोदी। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए रत्नेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मिश्रा जी, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ है, सदन में ये मुद्दा गरमाया रहा। क्या कहेंगे सर इस पर? क्या आपको और साथी पैनलिस्टों को, देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी पिछली गलतियों से सबक न लेते हुए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी तो पहले भी कह चुके हैं कि आपको उनको जितनी गाली देनी है दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनिए। और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में
सुनिश्चित करने के बजाय कांग्रेस पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहती है, प्रधानमंत्री जी को गालियां बकती है। और जिस प्रकार से कल की इनकी रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मोदी तो ओट चोर गड्डी छोड़, अब इस बात को समझना होगा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चोरी तो की है लेकिन भारत के लोगों का दिल चुराया है और दिल चुरा लेने वाले व्यक्ति को वोट चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये चीजें वो लोग कतई नहीं समझ पाएंगे जो सोने का चम्मच चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो। ना वो अखिलेश यादव को समझ में आएगी, ना राहुल गांधी को समझ में आएगी, ना तेजस्वी यादव को समझ में आएगी। इन लोगों को लगता है कि इनके बाप दादा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे तो इनका ये सर्टिफाइड अधिकार बन गया कि ये भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में गरीब किसान का बेटा और देश की सरहद पर लड़ने वाले जवान का बेटा अब राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। और वो शुरुआत 2014 में देश की जनता ने कर दी थी जब एक साधारण से परिवार के बच्चे को उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया था। अच्छा मिश्रा जी, एक तरफ जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि विपक्ष उन्हें कई बार गालियां देता है, वो देता रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से जेपी नड्डा की अगर हम बात करें, सदन में जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद किरेन रिजिजू ने भी इस मुद्दे को उठाया। जेपी नड्डा ने तो सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसने नारेबाजी की, क्यों नारेबाजी की, ये कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था। वो किसी ने प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके के नारे लगा दिए तो उस पर सोनिया गांधी आखिर क्यों माफी मांगे? आखिर एक चीज बताइए, वो रैली किस पार्टी ने ऑर्गेनाइज की थी? कांग्रेस पार्टी ने जी। और रैली का आयोजन करने वाले लोग इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं रैली की अनुमति लेने के पहले कि वहां पर कोई भी घटना होती है तो जो रैली को आयोजन करने वाले हैं उन लोगों की जिम्मेदारी होगी, जो संगठन वो रैली आयोजित कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो या तो कांग्रेस पार्टी के वो लीडर ने कह दें कि सोनिया गांधी का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया तो हम सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात नहीं करेंगे। और जो टॉप लीडरशिप है वो सोनिया गांधी ही है, तो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के दुर्व्यवहार और गलतियों के लिए अगर उनको माफी मांगनी पड़ रही तो क्या अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतना भी नहीं कर सकती? जो नेता अपने कार्यकर्ता की गलती नहीं स्वीकार कर सकता वो सरकार में आकर अपने मंत्रियों और विधायकों और सांसदों की गलती के खाक स्वीकार करेगा? ये कोई राजशाही नहीं चल रही है कि राजा साहब के बेटे हैं और राजा साहब की पत्नी है, महारानी है, तो वो माफी नहीं मांगेंगी। सोनिया गांधी इस देश की एक आम नागरिक के तौर पर सांसद है राज्यसभा की। अगर उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है और उनकी पार्टी में इस प्रकार के नारे लगे हैं तो निश्चित तौर पर उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगती है तो इन गालियों का हिसाब भी 2029 और 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और भारत की जनता उनको देगी। बिल्कुल। और वहीं अगर मिश्रा जी बात की जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरीके के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है और जब जब इस तरीके का कोई नारा प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाया गया है तो उसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। अब ऐसे में विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को तूल देकर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कब्र खोदने की बात की जाती है और कांग्रेस पार्टी को ये छोटा सा मामला लगता है? मैं कह दूं राहुल गांधी तेरी कब्र खुदेगी, राहुल गांधी तुझे हम जिंदा जलाएंगे, राहुल गांधी तुझे हम नंगा घुमाएंगे, बहुत छोटी सी बात है क्या? कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे होंगे तो मुझे बताएं ये छोटी बात है क्या? नेता प्रतिपक्ष है, उनके प्रति मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यही बात उनको अपने कांग्रेस के नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सिखानी चाहिए। ये जो लफबाजी और गुंडागर्दी वाली जो आइडियोलॉजी, जो तानाशाही वाली प्रवृत्ति जो कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल चला रहे हैं अपने दलों में, वो समझाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी नेता को लेकर अभद्र टिप्पणी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके लिए रैली में जाता है वो काम करता है और चुपचाप अपने घर चला आता है। और यही बहुत बड़ा परिणाम है कि हम चुनाव जीतते हैं और डंके की चोट पे जीतते हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार हारती है। और एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी का चाय वाला बोलकर अपमान किया गया, हमने भी लोकसभा चुनाव जीता। 2019 में फिर प्रधानमंत्री जी का अपमान किया गया, हमने लोकसभा चुनाव जीता। 2024 में फिर प्रधानमंत्री जी का अपमान किया गया, हमने लोकसभा चुनाव जीता। प्रधानमंत्री जी का अपमान करने का बदला प्रधानमंत्री जी तो लेते ही नहीं है।
वो तो माफ कर देते हैं कांग्रेस के लोगों को, विपक्षी दलों के लोगों को। उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किए जाने का बदला तो भारत की देवतुल्य जनता लेती है, मतदाता लेते हैं। और वो बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को आप जितनी बार गाली देंगे, हम अपने प्रधानमंत्री के पक्ष में उतनी बार मजबूती से और ज्यादा मजबूती से खड़े हुए नजर आएंगे। और इन सारे दलों को उनकी सही दशा और दिशा दिखाते हुए उनको गर्त तक भारत की जनता ने भेज दिया है इनको। चलिए मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कांग्रेस किनारे पर संसद में सत्ता पक्ष बिफरा हुआ नजर आया। जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को उठाया। बता दें कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित नारे लगाए गए थे, जिसको लेकर जेपी नड्डा ने सदन में विपक्ष को जमकर घेरा। इसके बाद किरण रिजिजू ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान बेहद शर्मनाक है और इसके लिए सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बता दें कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित नारे लगाए गए थे, जिसको लेकर सदन में माहौल गरमाया हुआ नजर आया। कांग्रेस के नारे पर संसद में सत्ता पक्ष बिफरा हुआ नजर आया। लगातार ये मुद्दा उठाया गया। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए आशीष जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आशीष जी, सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा को तार तार करने वाले जो नारे लगाए गए उसका मुद्दा उठा और सत्ता पक्ष विपक्ष पर जमकर हमलावर भी दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग यहाँ पर जेपी नड्डा करते हुए नजर आए। किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि देश का एक मर्यादित पद है प्रधानमंत्री, और उनके खिलाफ इस तरीके के नारे लगाना विपक्ष की छोटी मानसिकता को दिखाता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को यदि जिक्र ना करे तो उनके लिए बेहतर होगा। सोनिया गांधी जी के प्रति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, और वर्तमान में नहीं अतीत से ही सोनिया गांधी जी को गर्लफ्रेंड कह के बुलाया गया, चोरी कह के बुलाया गया, यहाँ तक नहीं कि उनको विधवा कह के बुलाया। क्या इस प्रकार की भाषा अभद्रता नहीं है? तो इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने क्यों माफी नहीं मांगी? आपको याद है पूरा पूर्व का शीतकालीन सदन की जिसमें स्मृति ईरानी जी ने देश की सोनिया गांधी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तब कहाँ गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? तो ये जो दोहरी रणनीति है इसको कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा, और कल जो हुआ है उसे हम स्वीकार करते हैं, समर्थन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो यह विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह उनको सिखाए। और हम यही कर रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा देश के लोकतंत्र के समक्ष आज सबसे बड़ी आपदा है, और इसी आपदा को लेकर हमने कल रैली की थी। क्या अनुराग ठाकुर जी ने माफी मांगी थी? आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश का सिटिंग मिनिस्टर इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तब बीजेपी कहां गई थी? कंगना रनावत की भाषा देखिए, जितने भी बीजेपी के सांसद गालियां देते हैं, वो भी छोड़िए। देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन पूर्व सदन में कहते कि साला इलेक्शन कमीशन, व्हाट डज इट मीन बाय साला? ही इज सिटिंग होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एंड नाउ ही इज यूजिंग दैट वर्ड साला। ये देश के गृह मंत्री को शोभा देता है? तो पहले खुद के गिरेबान में जाकर देखिए, हमें ना सिखाए कि नैतिकता क्या होती है। लेकिन आशीष जी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सदन की मर्यादा जो है वो कितनी बार भंग हो चुकी है ये किसी से छिपा नहीं है। हमने देखा है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कई बार इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुद्दा उठाया भी जाता है, लेकिन समय के साथ साथ ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर इसी तरह का कोई अपमानित करने वाला बयान फिर सामने आ जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष प्रधानमंत्री का कितना भी अपमान कर ले, देश की जनता उनका सम्मान करती है, और यही वजह है कि एक के बाद एक जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में जा रही है, और कांग्रेस और जो विपक्ष है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश भर में। विपक्ष कदापि पिछड़ता नजर नहीं आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी। बीजेपी के 400 पार के नारे को 240 तक सिमट कर रख दिया था। तो इस प्रकार की बेतुकी बातें करना कदापि बीजेपी को शोभा नहीं देता है, और पूरा देश सम्मान करता है, पूरा देश जानता है कि देश में वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। इसी को लेकर कल हमारी रैली हुई थी। तो नैतिकता का जो मूल्य है वो हमें ना सिखाए, स्वयं के गिरेबान में जाकर देखे। और यह देश कम नहीं है कि 2029 के चुनाव में परिणाम आपके समक्ष हो गए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार के चुनाव में जो हुआ वो हमने उसका परिणाम स्वीकार नहीं किया है। वह चोरी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से चुनाव जीता गया था, यानी कि पूरा का पूरा चुनाव धांधली भरा चुनाव था। लेकिन आशीष जी, जिस तरीके से ये मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री क्योंकि एक संवैधानिक पद है,
एक गरिमा का सवाल है और ऐसे में उनके खिलाफ जब इस तरीके की कोई अमर्यादित टिप्पणी होती है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी किसी को तो यहाँ पर लेनी होगी। कांग्रेस की रैली थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का कोई अमर्यादित बयान यहाँ पर ना हो, और अगर ऐसा होता भी है तो देश के संवैधानिक पद के लिए, किसी पर्टिकुलर नेता के लिए नहीं बल्कि किसी संवैधानिक पद के लिए अगर माफी मांगनी पड़े तो उसमें दिक्कत क्या है? ये सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है। जो भाषा है कार्यकर्ता के द्वारा यदि ली गई हो तो इसकी हमें जानकारी नहीं है। क्या हमारे किसी आधिकारिक नेता, सचिव, महासचिव, प्रभारी या सांसद ने इस प्रकार की भाषा प्रयोग की? यही भाषा का प्रयोग तो आरएसएस के नेता करते कि राहुल गांधी को बम से उड़ा देंगे। ये आरएसएस के नेताओं के आधिकारिक वक्तव्य है, बयान है। क्या उन्होंने कभी माफी मांगी? आरएसएस देश का सबसे बड़ा कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो देश के खिलाफ काम करता है, लेकिन हमने कदापि कुछ नहीं कहा। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आक्षेप ना बढ़े, सदन में भीतर जिस प्रकार की चर्चाएं होनी चाहिए वो चर्चाएं ना करके देश के मुद्दों का ध्यान भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। चलिए आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान सदन में लगातार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित नारे से जुड़ा हुआ ये मामला है। कल कांग्रेस की एक रैली हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित नारे लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसको लेकर जेपी नड्डा ने सदन में ये मुद्दा उठाया। काफ़ी ज़्यादा बिफरे हुए जेपी नड्डा नजर आए। उसके बाद किरण रिजिजू ने भी इस मुद्दे को उठाया। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है, देश की गरिमा का सवाल है और इस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर अपमान करना किसी भी हाल में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। वही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। साल 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने तय हैं। ऐसे में पार्टी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की घोषणा की। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोले को सह प्रभारी बनाया गया है। साल 2026 में उत्तर पूर्वी राज्य असम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने बैजयंत पांडा को असम का प्रभारी नियुक्त किया है। सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जारदौस को उप प्रभारी बनाया गया है। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। वहां वो जर्मन सरकार के अफसरों और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का पिछले 6 महीनों में ये 5वां विदेश दौरा है। इससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच वो लंदन, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया की यात्रा पर गए थे। राहुल का जर्मनी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने राहुल के जर्मनी दौरे पर निशाना साधा था। राहुल गांधी 17 दिसंबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ वो यूरोप के विभिन्न देशों से आए आईओसी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। आईओसी ने इस दौरे को पार्टी के वैश्विक संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बताया है। आईओसी ने कहा है कि राहुल बर्लिन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान यूरोप में आईओसी के लोकल ब्रांच के सभी प्रमुख एनआरआई मुद्दों, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को विस्तार देने की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। उधर पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल को केंद्र सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। राजकुमार गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। ये नियुक्ति कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद हुई। आरटीआई एक्ट के तहत सीआईसी की नियुक्ति के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, जिसमें पीएम, विपक्ष नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में राहुल गांधी ने गोयल की नियुक्ति पर असहमति जताई थी, लेकिन बहुमत से फैसला हुआ था। गोयल 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं। गोयल अब 3 साल या 65 साल उम्र तक पद पर रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल अभी से गर्मा गया है। सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी कई बार ईवीएम पर सवाल उठा चुकी है। अब ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गहन जांच का आदेश दिया है, ताकि निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसी कड़ी में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए 5 वरिष्ठ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये सभी अधिकारी पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लिया गया है। पश्चिम बंगाल का चुनाव राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी हिंसा की घटनाएं हुई थी और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप भी राजनीतिक दल लगाते रहते थे।
इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसे आयोग की चेक एंड बैलेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी की तरफ से पहले भी कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डिवाइस को लेकर सवाल उठाए गए हैं, यानी ईवीएम को लेकर कई बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सवाल खड़े किए हैं। अब 5 नोडल अधिकारी की नियुक्ति यहाँ पर की गई है ताकि वो ईवीएम की जांच पड़ताल कर सके और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हो और किसी भी तरह की कोई असमंजस की स्थिति यहाँ पर ना बने। तो 5 नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ये अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिन्होंने ईवीएम जांच की जिम्मेदारी ली है। वहीं अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज भारत दौरे के आखिरी दिन दिल्ली में रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे से वो अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। हालांकि पब्लिक के लिए गेट 11:30 बजे ही खुल गया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में आने से पहले लीला पैलेस होटल में सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेसी भारत में 3 दिन के गोट इंडिया टूर पर हैं और आज उनके दौरे का अंतिम दिन है। शनिवार को वो कोलकाता और हैदराबाद पहुंचे थे, जबकि रविवार को मुंबई में उन्होंने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। वहीं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को देखने के लिए फुटबॉल फैंस अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसी साल बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। ऐसे में अब इस आतंकी हमले को लेकर आज एनआईए चार्जशीट दाखिल करेगी। अधिकारियों के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने किया था। एनआईए कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि 3 आतंकवादी सीधे तौर पर इस हमले में शामिल थे। ये तीनों आतंकी बाद में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। एजेंसी आज जम्मू की एनआईए विशेष अदालत में चार्जशीट पेश करने वाली है। तो इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आम जीवन पूरी तरह से प्रभावित है। 13 दिसंबर से ग्रैब 4 के कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। तो दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। स्कूलों के लिए भी अहम कदम यहां पर उठाए गए हैं। हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की घोषणा कर दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। धुंध की एक मोटी परत सुबह शाम दिखाई पड़ रही है। लोगों को आवागमन में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है। सरकारी निजी संस्थानों के कर्मियों को यह आदेश दिया गया है। तो दिल्ली का AQI 500 के पार नजर आ रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्माण कार्य, खेल आयोजनों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में एक ही दिन में ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।